गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द टेक्नोफेयर। मैं केएस मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर। जी हां, अ बिग बूस्ट टू इंडियन इकोनॉमी एनएसओ ने डेटा जारी किया है। उसने बताया है इंडियन इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा बूस्ट हुआ है। कैसा बूस्ट हुआ है हम लोग आज इसमें पूरा डेटा अच्छे से एनालिसिस करेंगे। और ध्यान दीजिएगा, ये आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली क्लास है, क्योंकि इसमें हम जो डेटा डिस्कस करेंगे वो आपके प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और खासकर उन लोगों को जो मुझसे इंडियन इकोनॉमी का पेड कोर्स फाउंडेशन कोर्स पढ़ रहे हैं, वो इसके पूरे डेटा को अपने नोट्स में इंक्लूड जरूर करें। जी हाँ, सबसे पहले हम लोग न्यूज डिस्कस करेंगे कि आखिरकार इससे संबंधित न्यूज क्या है। इसके बाद हम लोग डेटा इसका बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ कि नेशनल इनकम, तो नेशनल इनकम के जो आंकड़े होते हैं वो कौन जारी करता है? एनएसओ जारी करता है। देखिए, बेसिकली पहले दो संस्थाएं थी, और कौन सी थी? एक था आपका जो है एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, और प्लस सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस, ये सीएसओ। ये दोनों पहले क्या करती थी? नेशनल इनकम का डेटा जारी करती थी। बट मई 2019 से क्या किया गया? इनका मर्जर कर दिया गया, और इनको मर्जर करके एक बॉडी बना दी गई, एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। तो आप सारा डेटा जो नेशनल इनकम से संबंधित है यही जारी करता है। ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंतर्गत आता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो अभी जो न्यूज है, न्यूज क्या है? न्यूज है कि देखिए, जो फाइनेंशियल ईयर हमारा लास्ट फाइनेंशियल ईयर रहा है 24 का, उसमें जो है जीडीपी ग्रोथ 7.8% आई है। अब अगर हम बात करते हैं लास्ट फाइनेंशियल ईयर, सॉरी लास्ट क्वार्टर का, लास्ट क्वार्टर का मतलब होता है जनवरी से लेकर मार्च तक। ठीक है, जनवरी से लेकर मार्च तक, तो ये लास्ट क्वार्टर माना जाता है फाइनेंशियल ईयर का। तो फाइनेंशियल ईयर का जो लास्ट क्वार्टर है उसमें 7.8% की ग्रोथ रेट रही है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, और बाकी जो फाइनल ग्रोथ रेट है, देखिए हमारे पास आंकड़े हमेशा फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के लगभग 2 महीने बाद आते हैं। तो जैसे 31 मार्च को हमारा फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है, इसके बाद में ये आंकड़े हमारे सामने जो है अब आए हैं। अब जो आंकड़े जारी किए गए हैं उसमें बताया गया है कि जो फाइनेंशियल ईयर है वो पूरे फाइनेंशियल ईयर 24 के लिए, मतलब 24 का मतलब समझ रहे हैं? अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ फाइनेंशियल ईयर 24, तो इसका मतलब हुआ कि 2023 एंड 24 जो हमारा ईयर चलता है उसकी बात हुई। ध्यान दीजिएगा, इसके लिए जो हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट आई है वो 8.2%। देखिए कितना बड़ा बूस्ट है, क्योंकि हम लोगों ने करंट अफेयर में और इंडियन इकोनॉमी में क्लास में कंटिन्यू हम लोग पढ़ते रहे कि पिछले जो भी आंकड़े आते थे, जो भी प्रोजेक्शन आते थे, फिर चाहे वो आईएमएफ के रहे हों, चाहे आरबीआई के रहे हों, चाहे एसबीआई के रहे हों, चाहे जो वर्ल्ड बैंक के रहे हों, लेकिन सबने क्या किया था? सबने एक ही आंकड़े जारी किए थे, और वो लगभग 7% के अराउंड थे, 6.5% से लेकर 7% के अराउंड। बट अभी देखिए जो डेटा सामने आ रहा है उसमें 8.2%, कितना बड़ा बूस्ट है। और आप देख सकते हैं कि इस तरह से जो है भारत किस तरह से जो है डेवलप्ड कंट्री बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है, और बाकी दुनिया की जो टॉप 3 अर्थव्यवस्थाएं उनको पीछे करने के लिए जो आगे बढ़ रहा है। जैसे मैंने अभी आपको हाल ही में आंकड़े बताए थे, और जो बेसिकली आंकड़े आए थे आपके जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से, जो मिस्टर सान्याल है उन्होंने बोला था, डिस्कस किया था मैंने क्लास में, और उन्होंने क्या बताया था कि जो बेसिकली हमारी अर्थव्यवस्था है वो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के खत्म होते ही क्या होगा? खत्म होते होते ये 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी। ठीक है, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी। और इसके बाद में जो है 27 की जो फाइनेंशियल ईयर है वहाँ पहुँचते पहुँचते 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि उस तरफ किस तरह से हमारी अर्थव्यवस्था आगे की तरफ बढ़ रही है। ठीक है, मतलब 8.2% की ग्रोथ रेट आपको नजर आई है। ठीक, अब देखिए ये जो न्यूज है ये आपको सिर्फ इंडियन एक्सप्रेस में नहीं है, ये आपको दी हिंदू में भी मिल जाएगी, आपको जो है जनसत्ता में भी मिल जाएगी, इकोनॉमिक टाइम्स में मिल जाएगी, चारों तरफ छाई हुई है, क्योंकि ये एक्चुअल में बिग बूस्ट है हमारी इंडियन इकोनॉमी के लिए। ठीक है, 8.2% की, जहां दुनिया भर में आप देखते हैं सारी अर्थव्यवस्थाएं एकदम पीछे चल रही हैं, वहां पे हमारी अर्थव्यवस्था का ये हाल है। क्योंकि सिर्फ यही नहीं कहेंगे हम, देखिए जब हम बात ऐसी कोई आती है तो हम एक कंपेरेटिव स्टडी करते हैं। पिछले साल अगर 2022-23 की बात करें तो 2022-23 के लिए हमारी 7% की जो है अर्थव्यवस्था 7% के हिसाब से ग्रोथ करी थी, मतलब हमारा जीडीपी जो ग्रोथ रेट था वो 7% आया था। लेकिन इस बार जब हम 2023 या 24 की बात करते हैं, यानी फाइनेंशियल ईयर 24 की बात करते हैं, तो वह 8.2% है। लेकिन जब भी कभी ऐसा डेटा आता है तो हमेशा इंडिया को चाइना से कंपेयर जरूर किया जाता है। चाइना से कंपेयर इसलिए किया जाता है क्योंकि जो है आप जानते हैं कि अगर आज की डेट एशिया में बात करें, एशिया में नहीं अगर विश्व में बात करें, तो जनसंख्या के मामले में भारत ने जो है चीन को भी पीछे छोड़ दिया है। तो एक जाहिर सी बात है कि दोनों की एक इकोनॉमी की कंपैरिजन बनती है। ठीक है, तो अगर चाइना की बात करें, चाइना में 5.3% की दर से वो ग्रोथ रेट कर रहा है इस बार। लेकिन आपको बता दूं कि इस हिसाब से 8.2% के हिसाब से अगर मैं देखूं तो दुनिया में सबसे ज़्यादा जो है अगर कोई ग्रोइंग कंट्री बन के बाहर आया है तो कौन आया है? भारत। सबसे ज़्यादा भारत की जो अर्थव्यवस्था तेज़ी से ग्रो कर रही है। ठीक है, ये आपको डेटा भी बताते हैं। और इवन मतलब सिर्फ ये मैं एनएसओ की डेटा की बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे वर्ल्ड बैंक के डेटा आए हों, चाहे आईएमएफ के आए हों, किसी के भी आए हों, आप सबके डेटा कंपेयर करिए और सब ने देखिए सबसे बड़ी ग्रोइंग इकोनॉमी बन के भारत सामने आ रहा है।
ठीक है। और यही नहीं, इसमें फिजिकल डेफिसिट के बारे में भी बात की गई। जैसे इस बार जो बजट आया था, इंटरिम बजट, उसमें बताया गया कि पिछले साल जो 2023 और 24 के लिए हमारा फिजिकल डेफिसिट रहा है वो 5.8% रहा है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जब अब ये आंकड़े आए हैं तो चौंकाने वाले हैं कि जो सरकार ने अनुमान लगाया था उस अनुमान से भी काफ़ी कम फिजिकल डेफिसिट हुआ है, मतलब 5.63% जो फिजिकल डेफिसिट हुआ है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि अभी जो 5.1% का टारगेट रखा गया है और जो है इधर इंटरिम बजट में बताया गया था, अब जब जुलाई में अभी जो फाइनल बजट आएगा तो उसमें उस टारगेट में भी चेंज होने वाला है। ठीक है, उस टारगेट में भी चेंज होने वाला है। और यही नहीं, अगर मैं टोटल फिजिकल डेफिसिट की बात करूं तो लगभग 16.53 लाख करोड़ है, जबकि इस बार इंटरिम बजट में बताया गया था कि 2023 और 24 के लिए हमारा जो फिजिकल डेफिसिट है वो 17.34 लाख करोड़ है। तो इसमें भी देखिए आपको लगभग 1 लाख करोड़ के आसपास का अंतर दिख रहा है। ठीक, अब 1 लाख करोड़ के आसपास का अंतर भी दिख रहा है। इसके अलावा आप अच्छे से जानते हो कि अभी हाल ही में जो है 2.11 लाख करोड़ का जो है डिविडेंड सरप्लस आरबीआई ने जो है इंडियन गवर्नमेंट को ट्रांसफर करने की बात कही है। ठीक है, अब तो वो भी कहीं ना कहीं इस फिजिकल डेफिसिट को कम करने की कोशिश करेगा, मतलब इवन करेगा ही करेगा। क्योंकि फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, मैंने आपको बताया कि फिजिकल डेफिसिट जो हमारा बजट डेफिसिट होता है, तो बजट डेफिसिट को पूरा करने के लिए जो मार्केट बोरोइंग, गवर्नमेंट मार्केट बोरोइंग और अदर लायबिलिटी से उसको कवर करती है, वही हमारा फिजिकल डेफिसिट होता है। ठीक है, हमने इवन बहुत अच्छे से आपको फिजिकल डेफिसिट के बारे में पढ़ा भी रखा है कि जो आपका ठीक है, जो आपका फिजिकल डेफिसिट होता है, अभी मैं चलो खैर आगे फिजिकल डेफिसिट पे बात करते हैं, उसका फॉर्मूला वगैरह होगा। बस देखिए यही चीज़ है कि देखिए अगर हम बात करें तो जो रिसर्च बता रहे थे, रिसर्च क्या बता रहे थे, रिसर्च बता रहे थे हमारा जीडीपी ग्रोथ कितनी थी, 6.7% के आसपास रहने वाली है। लेकिन आप देखिए, ठीक है, आप देखिए क्या ग्रोथ रेट सामने आई है। अगर मैं बात करता हूँ क्वार्टर 4 की, तो जीडीपी रेट लगभग कितनी आई है, फाइनल यहाँ क्वार्टर 4 की बात की जा रही है, 7.8%। ठीक, तो इस तरह से आप देखिए कि यहाँ जो है कितना ज़्यादा अंतर आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा बूस्ट है। और यही नहीं, मैं आपको ये चीज़ एक्चुअल में जब मैं यहाँ पे कंपेयर कर रहा हूँ, ये जो बात की गई है रियल जीडीपी की बात की गई है, बहुत ध्यान से समझिएगा। मतलब जो हमारी रियल जीडीपी है उसकी ग्रोथ रेट 8.2% आ रही है, इट्स नॉट नॉमिनल जीडीपी। आप सोच के देखिए कि कितनी बड़ी बात है कि हमारी रियल जीडीपी में इतना बड़ा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब देखिए इसमें अगर मैं बात करता हूं कि यहाँ जो है कई सालों का एक डेटा दिया हुआ है, तो आपने देखा कि जीडीपी ग्रोथ रेट हमारी लगभग बढ़ती रही थी। लेकिन बीच में जब कोविड आया है, कोविड के टाइम मैंने आपको पढ़ाया था कि जो है 2 महीने तक 2020-21 में 2 क्वार्टर तक हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट क्या रही है, रिसेशन में रही थी। ठीक है, जैसे आपकी जो है फर्स्ट क्वार्टर में -24.5% पहुंच गई थी, और इसके बाद थोड़ा सा इसमें वी शेप की रिकवरी करके और ये जो है 7.5% के आसपास आई थी। फिर इसके बाद तीसरी में ये निकल गई थी बाहर हमारी जो है बेसिकली जो है निगेटिव ग्रोथ रेट से। ठीक है, तो उसी में आप देखते हैं कि जो यूरेज जब साल का हम देखते हैं, वो तो हमने क्वार्टरली की बात की थी, साल में अगर बात करें तो रियल जीडीपी हमारी -5.8% आई थी, मतलब इसमें बहुत तेजी से गिरावट हुई थी। और इवन इस ईयर में देखें तो अर्थव्यवस्था हमारी रिसेशन में चली थी। ठीक है, क्योंकि रिसेशन क्या होता है, जब कोई इकोनॉमी 2 क्वार्टर तक लगातार दो क्वार्टर तक माइनस में रहती है, तो वहाँ पे रिसेशन में मान लिया जाता है इकोनॉमी को। तो फर्स्ट क्वार्टर में -24.5% और जो सेकंड क्वार्टर था उसमें लगभग में -7% के आसपास जो है हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट रही थी। इसीलिए माना गया था कि जीडीपी हमारी किस में है, बेसिकली रिसेशन में चल रही है। ठीक है, लेकिन उसमें उसने ध्यान देना वी शेप की रिकवरी देखिए और बहुत तेजी से रिकवर किया हमारी इकोनॉमी में, मतलब हमारी इकोनॉमी में ये पोटेंशियल था कि वो अपने आप को रिसेशन से बाहर निकाल सके। 2 क्वार्टर में ही उसने अपने आप को रिसेशन से बाहर निकाल लिया। ठीक है, और पॉजिटिव में जो है एक पॉजिटिव जो है ग्रोथ रेट के साथ बाहर आई। ठीक, इसके बारे में देखिए आपको जब मैं बात करता हूं 2021-22 के लिए, तो बहुत तेजी से हमारी इकोनॉमी ग्रो करी है और लगभग 9.7% के आसपास आ गई है। 2022-23 में 7% जो भी मैंने डेटा बताया, और अभी 2023-24 के जो डेटा है उसमें 8.2% इसका जीडीपी ग्रोथ रेट रहा है। रियल जीडीपी की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ ध्यान दीजिएगा लिखा हुआ है एट कांस्टेंट प्राइस। कांस्टेंट प्राइस का मतलब 2011 बेस ईयर के प्राइस पे, और बेस ईयर हमारा क्या है 2011-12। ठीक है, तो इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसमें इवन जीवीए में जो चेंजेज हुए हैं, जीवीए में चेंजेज की भी हम बात करेंगे, क्योंकि हमारा जीवीए भी लगभग 7.2% की ग्रोथ रेट से बढ़ा है। जीवीए मतलब हम जो जब जीडीपी निकालते हैं तो प्रोडक्शन मेथड पे निकालते हैं, उसमें हम जीवीए मतलब ग्रॉस वैल्यू एडेड। हमने हर स्टेप पे आपको ग्रॉस वैल्यू एडेड समझाया हुआ है कि कैसे ग्रॉस वैल्यू एडेड होता है। ठीक है जी, मतलब उत्पादन के जितने चरण होते हैं, जितने स्टेप्स होते हैं, उन सब पे जो वैल्यू ऐड होती है। ठीक है, तो उसी के बेस पे जीबीए, उसी को हम जीबीए कहते हैं, उसी को जीबीए टोटल जोड़ के जीबीए निकाला जाता है। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, अगर हम ग्रॉस जीडीपी की बात कर रहे हैं, किस पे ध्यान दीजिएगा, हम कांस्टेंट प्राइस पे बात कर रहे हैं 2011-12 पे, तो हमारी जो जीडीपी है वो जीडीपी भी पिछले साल जो है 160 लाख करोड़ थी, जो 173 लाख करोड़ सामने आई है। ठीक है, और जो कंपेरिजन है परसेंटेज का देखें तो 7% से जो है 8.2% की ग्रोथ रेट आ गई है।
ठीक। अब इसमें कुछ चीज़ें आपको देखें कि जैसे बेसिकली जब एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तो जैसे हम जीडीपी निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, जीडीपी के लिए सी प्लस आई प्लस जी और प्लस एन एक्स, ये सब चीज़ें देखते हैं हम लोग कि कंजम्पशन कितना है, इन्वेस्टमेंट कितना है, गवर्नमेंट कितना है, नेट एक्सपोर्ट मतलब इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट कितना रहा है, इन सब चीज़ों को हम देखते हैं जीडीपी निकालते वक्त। और उसमें अगर हम देखेंगे तो जो हमारा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन रहा है वो कंजम्पशन हमारा जो है लगभग में इस बार रहा है 96, ठीक है, 96 लाख करोड़ के आसपास में। और इसके बारे में जो गवर्नमेंट का जी हमारा रहा है, ये जी है ये सी है, ठीक है, वो देखिए आप लगभग में 16.5 लाख करोड़ के आसपास रहा है। और जो हमारा बेसिकली कैपिटल फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट, इसको हम क्या कहेंगे, कैपिटल फॉर्मेशन हुआ है इन्वेस्टमेंट सी प्लस जी प्लस आई, तो ये देखिए आपका लगभग 58 लाख करोड़ के आसपास रहा है। इस तरह से अगर आप देखेंगे तो टोटल हमारा लगभग 173 लाख करोड़ के आसपास हमारी रियल जीडीपी सामने आई है, ठीक है। ये बहुत अच्छा और बहुत बड़ा डेटा हमारे सामने है कि रियल जीडीपी ग्रोथ रेट हमारी 8.2% की ग्रोथ रेट से बढ़ी है, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, ये हम बात करेंगे जीबीए की, जीबीए में भी भारी परिवर्तन हुए हैं। जैसे आपने देखा है कि जीबीए एट बेसिक प्राइस की हम बात करें तो जीबीए भी जो हमारा 148 लाख करोड़ था उससे 158 लाख करोड़ होता है हुआ है। देखिए जीबीए की जब हम बात करते हैं तो जीबीए में क्या होता है, जैसे मान लेते हैं, ऐसे आप समझ लीजिए कि सबसे पहले वैल्यू एडेड क्या होता है, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा। जैसे मान लेते हैं कि ऐसे समझ लीजिए कि एक किसान है और वो किसान गया जो है यहाँ से क्या कहते हैं कि अपना जैसे सपोज दैट कि उसने 10 रुपये का गेहूँ बेचा, 10 रुपये केजी गेहूँ बेचा। अब जो गेहूँ बेचा तो चक्की वाला ले गया, चक्की वाले ने उसको क्या किया, उससे आटा बनाया, और आटा बनाने के बाद में ध्यान दीजिएगा उस चक्की वाले ने जैसे उसको मान लेते हैं 14 रुपये का आटा 14 रुपये केजी बेचा, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी ऐड हुई, यहाँ वैल्यू ऐड हुई 10 इज इक्वल टू 4, तो इसमें 4 रुपये की जो वैल्यू ऐड हुई, ठीक है। अब ध्यान देना, अब यही आटे वाला क्या करेगा, यही आटा कौन ले जाएगा, बेकरी वाला ले जाएगा। अब बेकरी वाला इससे जो है चलो बिस्किट बनाता है, कुछ भी बनाता है, ठीक है, तो अब उसमें भी वो अपनी वैल्यू ऐड करेगा। तो ये प्रोडक्शन की जो हर स्टेप पे वैल्यू ऐड होती है, तो बेसिकली इस वैल्यू को एक साथ ऐड कर लिया जाता है, वही ग्रास वैल्यू एडेड हो जाती है। क्योंकि ये प्रोडक्शन मेथड इसलिए अपनाया जाता है कि हाँ हम जीडीपी के हर चरण को शामिल करना चाहते हैं, जिससे हम जीडीपी में हर चरण पे होने वाले परिवर्तन को हम बेसिकली एनालिसिस कर सकें और समझ सकें कि कहाँ हमें चोट करने की ज़रूरत है, कहाँ हमें जो है बेसिकली फंड से उसको बूस्ट करने की ज़रूरत है, कौन सा हमारा जीडीपी का कौन सा सेक्टर, कौन सा लेवल हमारा नीचे जा रहा है जो हमारे जीडीपी को नीचे खींच रहा है, इसलिए जीबीए मेथड अपनाया जाता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब जीबीए में अगर बात करें तो जीबीए में भी हमारी तेजी से गिरावट हुई, पिछले साल 6.7% था जो इस बार 7.2% के हिसाब से आपका जीबीए का डेटा भी आ रहा है। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार कंट्रीब्यूशन की जब हम बात करते हैं जीबीए में, तो जीबीए में कंट्रीब्यूशन की बात करें तो देखो ये पूरा बेसिकली सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका रहा है, जो फाइनेंशियल एंड रिटेल सर्विसेज रहे हैं, मतलब ये सर्विस सेक्टर की ही बात की जा रही है। सबसे ज़्यादा 23% का जो है रहा है इसका कंट्रीब्यूशन जीबीए में हमारे, ठीक है। बाकी जो ये भी देखो ये भी सर्विस सेक्टर में आएगा, ट्रेड हो गया, होटल्स हो गया, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ये सब, ये हमारा 17% रहा है। और ये भी हमारा बेसिकली किस में आएगा, जो है सर्विस में ही आएगा, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये पूरा जो पार्ट दिख रहा है ये ठीक है। और साथ में ये हमारा किस में आएगा, ध्यान दीजिएगा, ये पूरा सेक्टर हमारा किस में आएगा, आप देख रहे हैं मोर देन 50% है, लगभग 54% के आसपास, ये हमारा किस में आएगा, ये हमारा पूरा सर्विस सेक्टर का है, ठीक है। और जो इधर की चीज़ें हम देख रहे हैं तो इसमें देखो एग्रीकल्चर सेक्टर का आ जाएगा लगभग 18% के आसपास, ठीक है। बाकी माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और ये सब मतलब बेसिकली जो सेकेंडरी सेक्टर है उसका भी आप देख सकते हैं 2% और बाकी 14%, 9%। जो मैन्युफैक्चरिंग की अगर मैं बात करता हूँ, जैसे विनिर्माण क्षेत्र का पूछ लिया जाता है आपसे डेटा, तो 14% के आसपास है। तो ये डेटा को भी आप इंक्लूड कर सकते हैं, एनएसओ द्वारा जारी किया गया ये आंकड़ा है, ठीक है। अब मैं डेफिसिट की अगर बात करता हूं कि फिस्कल डेफिसिट, तो फिस्कल डेफिसिट पे जैसे मैंने आपको बताया कि जब हम फिस्कल डेफिसिट निकालते हैं तो फिस्कल डेफिसिट में हम क्या करते हैं, जो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर होता है, जो हमारे कुल खर्चे होते हैं, उसमें से हम एनडीआर को माइनस करते हैं। एनडीआर मतलब नॉन डेट रिसीट्स। अब नॉन डेट रिसीट्स में दो चीज़ें आती हैं, ऐसी रिसीट्स जो हमारे ऊपर डेट क्रिएट नहीं करती हैं। तो एक तो हमारी रेवेन्यू रिसीट्स आ जाती हैं, जो हमारी राजस्व प्राप्तियां होती हैं वो हमारे ऊपर किसी तरह का डेट नहीं क्रिएट करती हैं। और दूसरी हमारी एनडीसीआर आ जाती है, नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स। नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स ऐसी रिसीट्स होती हैं, जैसे मान लेते हैं कि हम सरकार अपनी एसेट बेच के पैसा कमाती है, तो उससे कोई सरकार के ऊपर लायबिलिटी या डेट तो क्रिएट होता नहीं है। यह सरकार अपनी रिकवरी ऑफ लोन करती है, जो सरकार ने लोन दे रखे हैं उनकी रिकवरी कर लेती है, तो उनसे जो पैसे आते हैं तो वो सब एनडीसीआर में आते हैं, ठीक है। तो एनडीसीआर और आरआर को हम इसमें शामिल करते हैं, यही एनडीआर होता है। तो इसमें फिस्कल डेफिसिट को निकालने के लिए हम टोटल एक्सपेंडिचर से एनडीआर को क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, तो हमारा फिस्कल डेफिसिट निकल जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, इससे आपको क्या पता चलता है कि अगर हम इसमें मार्केट बोरोइंग और अदर लायबिलिटी जोड़ दें तो हमारा बजट डेफिसिट आता है।
अब ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब यह है कि जो हमें बजट डेफिसिट होता है, बजट डेफिसिट को हम कहाँ से पूरा करते हैं? बजट डेफिसिट को हम मार्केट बोरोइंग और प्लस अदर लायबिलिटीज से पूरा करते हैं, जो मार्केट से उधार लेते हैं उससे, और प्लस जो अदर लायबिलिटीज जैसे लोगों के पैसे जमा होते हैं सुकन्या समृद्धि योजना में है, किसान विकास पत्र में है, सेविंग अकाउंट में है, किसी और तरह की जो है सेविंग स्कीम में है, तो इन सबको गवर्नमेंट खर्च करके यहाँ पे क्या करती है, अपना जो है बजट घाटा पूरा कर देती है। तो इसका मतलब ये होता है कि जो फिस्कल डेफिसिट हमारा होता है वो इतना ही होता है जितना हम बाहर से जो मार्केट बोरोइंग और अदर लायबिलिटीज को खर्च करते हैं। तो फिस्कल डेफिसिट हमारा यही बताता है कि हम अभी भी इतने घाटे में हैं और हमें इसको कवर करने के लिए बजट में हमें मार्केट बोरोइंग और अदर लायबिलिटी इतने लाख करोड़ की हमें शामिल करनी पड़ रही है, जबकि ये हमारा पैसा नहीं है, ये हमारा रियल इनकम नहीं है, ये हमारी लायबिलिटी है, हमको कभी ना कभी वापस करनी है। लेकिन हम अपने खर्चे चलाने के लिए हम इतना अमाउंट क्या कर रहे हैं, इतना अमाउंट हम जो है अपने बजट में शामिल कर रहे हैं। ठीक है, ये भी एक मार्केट बोरोइंग, ये भी उधारी है। ठीक है, तो जब हम इस उधारी को समाप्त कर देंगे और हमारे पास हमारा एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू हमारा इनकम हो जाएगा, तो टोटल हमारा एक्सपेंडिचर क्या होगा, खत्म हो जाएगा। सॉरी, मतलब जो हमारा फिस्कल डेफिसिट है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब बहुत डिटेल में समझना है तो आप उसमें जो मेरा फाउंडेशन बैच चल रहा है उस पर आप आइए। एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर कि मेरी डेली क्लास 7 बजे जो होती है वो करंट अफेयर की होती है, सॉरी 8 बजे, सुबह 8 बजे होती है करंट अफेयर। अब इस करंट अफेयर की क्लास में हम एडिटोरियल भी शामिल करते हैं, और ध्यान दीजिएगा इंग्लिश और हिंदी दोनों न्यूज़पेपर का एनालिसिस किया जाता है। साथ में प्रीलिम्स के लिए आपके मॉडल क्वेश्चन भी दिए जाते हैं और मेंस का भी आपका क्वेश्चन दिया जाता है। मतलब एक ही क्लास में आपको प्रीलिम्स प्लस मेंस प्लस हिंदी प्लस इंग्लिश सब मिल जाता है। तो इसलिए आप लोग कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास में जुड़िए, इस क्लास में शामिल रहिए, जिससे कि यहाँ जो है आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सके। इसके साथ ही मैं बताना चाहूँगा जो हमारा फाउंडेशन बैच है इकोनॉमी का, वो पेड बैच है, वो रात को 9 बजे चलता है। किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएँ, वहाँ आपको सारी जानकारी मिल जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, जो बेसिकली 5 पॉइंट, देखिए अब हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पे ये फिस्कल डेफिसिट, जो ये ब्लू लाइन है फिस्कल डेफिसिट की बात कर रहा है और दिखा रहा है कि बीच में हमारा 2020-21 में हमारा फिस्कल डेफिसिट कितना ज़्यादा बढ़ गया था। क्यों भैया, देखो सरकार को क्या करना पड़ा भाई, कोविड टाइम में बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ा, चाहे वो वैक्सीनेशन में रहा हो, चाहे बाकी लोगों को जो है बेसिकली फूड सिक्योरिटी मुहैया कराने पर रहा हो, तो सरकार का फिस्कल डेफिसिट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे सरकार के। ठीक है, फिर धीरे धीरे सरकार ने इंप्रूवमेंट किया और आप देखिए लगातार फिस्कल डेफिसिट में हमारे गिरावट आती हुई हमें दिख रही है। और जो 5.8% का जो है फिस्कल डेफिसिट बेसिकली जो है टारगेट रखा गया था, अभी टारगेट क्या रखा गया है, ध्यान दीजिएगा 24-25 के 5.1% का टारगेट रखा गया है। ठीक, लेकिन अभी यही फिस्कल डेफिसिट जो वर्तमान में आया है हमारा, कितना आया है निकल के, आपको अभी मैंने डेटा बताया है। देखिए फिस्कल डेफिसिट हमारा कितना आया है निकल के। फिस्कल डेफिसिट की अगर मैं बात करूं तो दोबारा से आप देखिए, एक बार मैं डेटा आपको दिखाता हूं। देखिए 5.6% आया है, जो 5.8% का टारगेट था वो कम होके, ध्यान दीजिएगा मैं बताना क्या चाह रहा हूं ये आप ध्यान से समझिए। मैं बताना आपको ये चाह रहा हूं कि जो हमारा फिस्कल डेफिसिट अभी तक 5.8% था, अब ये 5.6% आ गया है। ठीक है, लेकिन 5.6% आ गया है, तो इसका मतलब है कि जो अभी बजट आएगा हमारा, तो ये जो 2024-25 के लिए टारगेट 5.1% रखा गया है, इसको कम किया जाएगा, इसको भी कम किया जाएगा। इस बार बजट आने दीजिए, 5.1% का नहीं रहेगा, कम होगा, 5% के नीचे का टारगेट आ जाएगा ये। ठीक है, क्योंकि देखो एक तो हम 5.6% के साथ अच्छा रिकवरी भी किए हैं, दूसरी चीज़ आरबीआई ने हमें 2.11 लाख करोड़ का सरप्लस भी दिया है, तो ऐसे में ये डेफिनेटली जो है हमारा फिस्कल डेफिसिट नीचे आएगा, इवन 5% के काफ़ी नीचे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये मैंने अभी आपसे डिस्कस कर ही लिया है कि अगर मैं बजट में बताना चाहूँ तो बजट में बताया गया कि हमारा 17 लाख मतलब 17.86 लाख करोड़ जो है लगभग में हमारा क्या रहा है, फिस्कल डेफिसिट रहा है। लेकिन जो अभी रिपोर्ट आई है निश्चित द्वारा, उसमें हमारे ये फिस्कल डेफिसिट 16.54 लाख करोड़ का आया है। ठीक है, तो इसमें काफ़ी सुधार आपको देखने को मिलता है, तो इसको ध्यान दीजिएगा और आपको जो है बहुत ज़्यादा इसको ध्यान से समझिएगा, तो आपको बहुत ज़्यादा मजा आएगा इस क्लास में। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप सभी लोग क्लास को लाइक करें और साथ में दोस्तों तक शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाएं। ठीक है, जिससे आपको सारे अपडेट्स मिल सकें और इस तरह के वीडियोज अगर आपको पसंद आ रहे हैं और अच्छे लग रहे हैं तो डेली आपको ऐसे वीडियोज मिल सकते हैं और आप कमेंट में अपना फीडबैक भी जरूर दे सकते हैं। इसके साथ ही मैं आपको जो है एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा कि आपको बताना है अभी वर्तमान में जो रेवेन्यू डेफिसिट कितना है। ठीक है, रेवेन्यू डेफिसिट बताना है और साथ में प्राइमरी डेफिसिट, इन दोनों मतलब प्राथमिक घाटे, इन दोनों को आप कमेंट में बताइए कि अभी वर्तमान में क्या है। ठीक है, बेसिकली इसको हम कहेंगे हिंदी में राजस्व घाटा। ठीक है, और इसको हम कहेंगे प्राथमिक घाटा। तो आपको ये दोनों घाटे बताने हैं कमेंट में कि क्या है। मैं आप लोगों के कमेंट चेक करूंगा, आप बताइए, क्योंकि मैंने ये सारी चीज़ें पढ़ाई हुई हैं आपको और अभी इसमें भी डेटा मैंने दिया हुआ है। ठीक है, चलिए इसी के साथ क्लास आज की ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।